क्लियर। हाँ चलो शांत रहेगी। हम लोग का क्या चल रहा था चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। कैसा नंबर चल रहा है? 6ठा नंबर चैप्टर हम लोग का चल रहा है। तो बताओ 6ठा नंबर चैप्टर में क्या है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस तो है, क्या है? अरे यही ना है, तो गलती से 5वां निकल गया था, 2 निकल गया था। अच्छा लेक्चर नंबर 2 है, लेक्चर 2 ही ना है। चलिए लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बस इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस एक सिंपल सा चीज है, उसी के बारे में हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर? एक हमारे जानते हैं कि मेरा इस पूरा शरीर का संरचना ईटा और बालू से मिलकर बना है, सेल से हुआ है। चलो ठीक बात है, सेल से हुआ है। और सेल के अंदर क्या है? केंद्रक है। और केंद्रक के अंदर क्या पाई जाती है? द्रव पाई जाती है। और इस केंद्रक के अंदर जो द्रव पाई जाती है, और इसी द्रव को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और बोल चाल की भाषा में इसे अच्छा से याद रखना, न्यूक्लिक एसिड ही होता है डीएनए और न्यूक्लिक एसिड ही होता है आरएनए। क्या कोई दिक्कत? एक कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक है, और केंद्रक में जो द्रव पाई जाती है, इस द्रव को क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड। और कितने न्यूक्लिक एसिड होते हैं? 2। पहला डीएनए और दूसरा क्या होते हैं? आरएनए होते हैं। अब सवाल यह है कि सर यह न्यूक्लिक एसिड का निर्माण कैसे हुआ है? सवाल यह है। और न्यूक्लिक एसिड ही तो डीएनए है, और न्यूक्लिक एसिड ही क्या है? आरएनए है। अर्थात हम ये जान जाएं कि सर आखिरकार न्यूक्लिक एसिड बना कैसे है। अगर हम जान जाएं कि न्यूक्लिक एसिड बना कैसे है, तो सारी कहानी कंप्लीट हो जाएगी। अरे होगी कि नहीं? तो यह न्यूक्लिक एसिड जो बनता है बाबू, याद रखना, न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक से बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक, न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर से बनते हैं। पॉलीमर का क्या होता है? हिंदी बहुलक। क्या होते हैं बाबू? पॉलीमर का हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुलक कहते हैं। क्या कोई दिक्कत यहां तक? हमने बोला एक कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जा रहा है, और केंद्रक के अंदर जो द्रव है, उस द्रव को क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड कितने होते हैं? 2। एक डीएनए और दूसरा क्या होते हैं? आरएनए। और यह न्यूक्लिक एसिड क्या है? तो बस दिमाग में बैठा लेना, डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए और आरएनए ही क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। तो सर यह न्यूक्लिक एसिड क्या है? हमको ये बताइए, द्रव क्या है, कैसे बना है यह द्रव, न्यूक्लिक एसिड बने कैसे हैं? तो याद रखना, यह न्यूक्लिक एसिड बना है बहुत सारा, जब क्या मिला है? न्यूक्लियोटाइड्स। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिले हैं तो क्या बने हैं? बोलिएगा, न्यूक्लिक एसिड बने हैं। बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर क्या बना है? न्यूक्लिक एसिड। अब सवाल ये पैदा हो जाता है कि आखिरकार सर हमने मान लिया कि बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनता है, परंतु सर हमारा न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? अरे सवाल ये है ना कि आखिरकार सर न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बना है? न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बना है, हमें यही तो आप बता दीजिए, इतने से सारा जान जाएंगे। न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बना है? तो न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बना है आपको हम बता चुके हैं। कैसे बना है जी? पहला नंबर में है फॉस्फेट ग्रुप। अरे है, फॉस्फेट ग्रुप मिलकर, फॉस्फेट ग्रुप प्लस और क्या? पेंटोज शुगर। अरे या पेंटोज कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं, पेंटोज कार्बोहाइड्रेट से बना है। और क्या बोलेंगे तीसरा नंबर में? नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना है। नाइट्रोजन बेस, और हिंदी में कहते हैं एन युक्त क्षार। हिंदी में क्या बोलोगे? एन युक्त क्षार। मतलब जब 3 चीज को जोड़ा जाता है तो क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड्स। पहला किसको, दूसरा किसको, और तीसरा किसको? जब यह 3 चीज को जोड़ोगे तो 3 चीज को जोड़ने से क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड्स।
और ऐसा ऐसा ढेर सारा चीज जुट कर ढेर सारा न्यूक्लियोटाइड्स बनेगा, ढेर सारा बनेगा, ढेर सारा बनेगा, ढेर सारा न्यूक्लियोटाइड्स बनेगा। और इस सभी न्यूक्लियोटाइड्स जब जुड़ जाएंगे तो बहुलक कहलाएंगे, और यही बहुलक क्या कहलाएगा? न्यूक्लिक एसिड। बात समझ में आया? आपको हम बता देंगे इस शरीर का संरचना कैसे बना है। ये जो अगर समझ जाएगा जिसने ना, चैप्टर नंबर 7 का इवोल्यूशन का सारी बातें को समझ जाएगा। बात समझ में आया? तो समझिएगा जरा इसे बढ़िया से। कोई बात नहीं, पसीने से इंसान की लिबास बदलती है, तो आप लोग पसीने में नहा रहे हैं, इसका मतलब आप मेहनत कर रहे हैं। चलिए ध्यान देते हैं। हमरो पसीना चल रहा है, हमरा कोई चल रहा है, हमरा पंखा इसलिए चल रहा है ताकि इधर बोर्ड है, इस बोर्ड को ब्राइटनेस तेज में गर्मी लगता है ज़्यादा, इसलिए चलता है। समझे? अगर नहीं चलाएंगे तो चुंदबर ऐसी हो जाएगा, ऐसी 1 रुपया तो झुंझान बजबेल है नहीं है, ऊपर से और गड़बड़ा जाएगा। तो देखिएगा, आपने जान गए कि न्यूक्लियोटाइड्स कौची से बनता है, बोलेगा सभी लोग। पहला क्या, दूसरा क्या और तीसरा क्या? जब यह तीनों चीज जुड़ते हैं तो क्या बनता है? और ऐसा ढेर सारा न्यूक्लियोटाइड्स जुड़कर क्या बनता है? न पॉलीमर। और वही पॉलीमर क्या कहलाता है? न्यूक्लिक एसिड। और वही न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए, और वही होता है आरएनए। बात समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा जरा। अब जब समझ में आ गया तो हम आपको अब अलगे अलगे करके ये सब चीजों का बता देते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और जान जाएंगे। अरे तीनों का स्ट्रक्चर फॉर्मूला जान जाते हैं, और जान जाएंगे, तीनों के जोड़ देंगे, बन जाएगा ये। तो आपको हम बताए थे फॉस्फेट ग्रुप का, याद करो क्या बताए थे? H3PO4 क्या बताए थे? और पेंटोज का क्या बताए थे? या पेंटोज, पेंटा का मतलब 5, और कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बन का मात्रा जरूरी होगा। तो मतलब हम ही बता दिए थे कार्बन, हालांकि इसका हम स्ट्रक्चर पूरा बताए थे लेकिन आप उतना चर्चा नहीं। पेंटोज में कार्बन कितने हैं? 5, और C5H10, और ऑक्सीजन कितने भी होते हैं? 5। कोई दिक्कत? या पेंटोज का होता है कार्बोहाइड्रेट। पेंटोज कार्बोहाइड्रेट, ध्यान दीजिएगा, पेंटोज कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या हो जाएगा? C5H10O5। और बताओ नाइट्रोजन युक्त क्षार क्या है? मतलब जिसमें वैसा बेस, वैसा क्षारीय मटेरियल जिसमें नाइट्रोजन की क्या मिले? अवशेष मिले, नाम है N युक्त क्षार। मतलब वैसा क्षारीय चीज, मतलब जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो और उसमें अंदर क्या मिलना चाहिए? नाइट्रोजन। तो वैसे हमने बताया कि 5 होते हैं नाइट्रोजन युक्त क्षार। अरे हमने बताया पहला नंबर में हमने क्या बताया था, याद कीजिए जरा। पहला नंबर में क्या बताया? एडिनिन। क्या बताए थे? एडिनिन बताए थे जी, एडिनिन बताए थे। दूसरा क्या बताए थे? ग्वानिन बताए थे। गुड। तीसरा क्या बताए थे? साइटोसिन बताए थे। और अगला बताइएगा क्या बताए थे? थाइमीन बताए थे। और अगला बताइए क्या बताए थे? यूरासिल। यूरासिल। क्या ये 5 बताए थे कि नहीं? यूरासिल। यह 5 होते हैं नाइट्रोजन बेस। यह 5 नाइट्रोजन बेस आपके होते हैं एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन, यूरासिल। इसमें भी हमने बोला था कि इसमें से ये वाला 3 जो होता है प्यूरिन के अंतर्गत आता है। अरे बताए थे प्यूरिन के अंतर्गत आता है। ओ सॉरी, हम उल्टा पुल्टा कहले हैं। अच्छा वो तो हम डिवाइड कर दिए थे ना उस समय, तो वो वाला हम डिवाइड कायल करें, अलग अलग हम लिख दिए हैं, कोई बात नहीं, खाली इतना याद रखो। ये 5 होते हैं एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमीन, और क्या होते हैं? यूरासिल। बात समझ में आ गया? ये होते हैं इतना। सर पेंटोज क्या होता है? तो कार्बन का 5 मात्रा अगर मॉलिक्यूल्स दिखता है, हाइड्रोजन 10, ऑक्सीजन 5, तो ये क्या होता है? पेंटोज। और ये क्या होता है? H3PO4। अब सभी का स्ट्रक्चर को अगर हम जान जाते हैं तो स्ट्रक्चर को उसको हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। और जोड़ने से क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड्स। और जब न्यूक्लियोटाइड्स बन जाएंगे तो वही हमारा क्या होगा? औसन ढेर सारा न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ देंगे तो वह पॉलीमर बन जाएगा, वही न्यूक्लिक एसिड होगा। तो आइए सबसे पहले इसका जानते हैं। देखो बाबू, किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपको बॉन्ड के बारे में जानकारी एकदम जरूरी होनी चाहिए। किसी भी स्ट्रक्चर को जानने के लिए बॉन्ड की जानकारी जरूर होना चाहिए। अर्थात आप देख लो इसमें कितना तत्व आ रहा है? हाइड्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, कार्बन, इतना ही ना आ रहा है। अब सभी लोग का जान जाइए कि आखिरकार ये सब बॉन्ड कितना बनाता है। पहले हाइड्रोजन का हम लिख देते हैं। अगला नंबर, सभी बॉन्ड जान जाओ खाली। फास्फोरस, अगला क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। और अगला क्या हो जाएगा जी? अगला हो जाएगा कार्बन। और कुछ बचा है?
ना इतना ही चीज कहना है, जिसने बॉन्ड के बारे में जान लिया उसने स्ट्रक्चर को बना दिया। तो आइए हम सबसे पहले बॉन्ड के बारे में जान रहे हैं। तो सर हाइड्रोजन कै बॉन्ड बनाएंगे, फॉस्फोरस कै बनाएंगे, ऑक्सीजन कै बनाएंगे और कार्बन कै गो बनाएंगे। तो आइए सभी का चर्चा हम कर रहे हैं। सभी को पता होगा और केमिस्ट्री वाले सर बताए होंगे हाइड्रोजन का ऐसे भी इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो ये बॉन्ड एगो से ज्यादा बना ही नहीं सकता है। अब फॉस्फोरस कै बॉन्ड बनाएगा? 5 बॉन्ड बनाएगा। 2 8 5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके बारे में बताया गया होगा। तो फॉस्फोरस कै बॉन्ड बनाएंगे बाबू? 5 बॉन्ड बनाएंगे। अगला नंबर ऑक्सीजन कै बॉन्ड बनाएंगे? 2 बॉन्ड बनाते हैं ऑक्सीजन। और कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं? 4 बॉन्ड बनाते हैं। केमिस्ट्री वाले सर इसका बढ़िया से आपको बताए होंगे। हालांकि चर्चा हम भी कर सकते हैं, सवेरे वाला हम चर्चा कर दिए थे, लेकिन आधा घंटा क्लास बढ़ गया था, इसलिए आप खाली अभी ध्यान में रखेंगे। हमरा कजू पर आव इसका काम आने वाला नहीं है, एजे पर आने वाला है काम, यह है 4 चीज का। तो इसीलिए ध्यान में रखिए और रटियो लीजिएगा। हाइड्रोजन कै बॉन्ड बनाता है? 1, फॉस्फोरस कै गो? 5, ऑक्सीजन कै गो? 2 और हमारा कार्बन कै गो? 4 बॉन्ड बनाते हैं। और आपको यह भी बताया गया होगा कि जो सबसे अधिक बॉन्ड बनाता है उसको बीच में रखा जाता है। समझ रहा है? जैसे कि फॉस्फोरस, इसमें देखो H3PO4 में फॉस्फोरस सबसे अधिक बॉन्ड बनाने वाला है कि नहीं? तो हम फॉस्फोरस को क्या कर देंगे? बीच में। और जो सबसे कम बॉन्ड बनाता है उसको एकदम साइड में चिपके ले जाओ। तो इसको हम क्या रखेंगे? कै हाइड्रोजन है जी? देखोगा हाइड्रोजन कै गो है? 3 गो। तो 1 हाइड्रोजन कौची एजा पर यार हाइड्रोजन कर देगा। तो हाइड्रोजन ही कै गो बना लिया? 2 गो। अरे हाइड्रोजन कै गो बॉन्ड बनाना चाहिए? 1 गो। तो कै बॉन्ड बना लिया? 2 गो। तो ये गलत ना हो गया जी? हाइड्रोजन कै बॉन्ड बनाना चाहिए? 1 बॉन्ड। गाल पर हाथ में रखेगा। ये कै हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? 1 गो। अगली बातें इधर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। और कै हाइड्रोजन है? एक और है? 1 और है। क्या ऐसे चिपका दें? 1 गो चिपका सकते हैं क्या? नहीं। हाइड्रोजन कितना बॉन्ड चाहिए? 1। अब देखो तो ये वाला हाइड्रोजन में 2 बॉन्ड बन गया, गड़बड़ ना हो गया स्ट्रक्चर? 1 ही बॉन्ड चाहिए। चलिए अब अगली बात है, ई कै बॉन्ड लेगा जी? ई भी 1 बॉन्ड लेगा। हो गया 3 गो हमारा। अब बच गया कौची? ऑक्सीजन। तो आप यहां पर ऑक्सीजन को डाल दीजिए। अब बताइए क्या यह स्ट्रक्चर सही है? फॉस्फोरस को कै बॉन्ड चाहिए? क्या 5 बॉन्ड है? ऑक्सीजन को कै बॉन्ड चाहिए? 2 गो। कै गो चाहिए ऑक्सीजन को? 2। क्या 2 बॉन्ड है? ये तो स्ट्रक्चर पूरे गलती है सर। तो आप ऑक्सीजन को सबसे पहले 2 बॉन्ड दीजिए, और जैसे ही आपने ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड दिया, फॉस्फोरस भी अपना बॉन्ड को पूरा कर लिया। और यह स्ट्रक्चर किसका कहलाया? फॉस्फेट ग्रुप का। कोई दिक्कत? फॉस्फेट ग्रुप का स्ट्रक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया? हाँ। अब देखिए जरा, ऑक्सीजन भी बचल है 4 गो। जरा में से 1 ऑक्सीजन को हम क्या कर लिए हैं? यूज। अब क्या ऑक्सीजन बच गया? 3। तो अब आइए हम इसके आगे ऑक्सीजन को, जो बचल ऑक्सीजन है, क्या कर देते हैं? चिपका देंगे। क्या कोई दिक्कत? हम इसके बचल ऑक्सीजन को हमने क्या कर दिया? चिपका दिया। अब ये क्या बनता है जी? तो आप सभी को पता होगा, यह एक हाइड्रोक्सी समूह है। यह कैसा ग्रुप है? हाइड्रोक्सी समूह है। OH क्या होते हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं। यह क्या है? हाइड्रोक्सी ग्रुप है। हाइड्रोजन के पहले ऑक्सीजन का आना यह कैसा संकेत होता है? हाइड्रोक्सी ग्रुप। इसे हाइड्रोक्सी समूह कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब हुआ, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ साथ आता है तो उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी। तो क्या यह हाइड्रोक्सी समूह है कि नहीं? ग्रुप क्यों कहा? क्योंकि ये 2 गो मिलकर बन रहा है, इसलिए हमने ग्रुप कह दिया। तो हाइड्रोक्सी समूह है कि नहीं? क्लियर? यहां तक एकदम खेलो चीजों के साथ। हाइड्रोक्सी हो गया। क्या ये वाला बॉन्ड नहीं बन जाएगा? लेकिन अब ध्यान रखिएगा, हर बॉन्ड बनाने का एक अलग अलग रूल है। जैसे कि आपको यह बताया गया होगा, अगर कार्बन की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है, अगर कार्बन की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है, तो वह श्रृंखला, वह चैन एक स्ट्रेट लाइन में बनती है। वह श्रृंखला कैसी बनेगी? स्ट्रेट लाइन में। तो आइए, कार्बन या 2 से अधिक है कि नहीं? तो इसका बताइएगा। इसका समझ गया ना? बस अब इसका समझ जाएगा और आसान से। आइए, कार्बन कै गो है? 5। यह स्ट्रेट लाइन बनेगा ना जी? तो आइए अब हम स्ट्रेट लाइन में बना रहे हैं। क्या हो जाएगा? कार्बन 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 कार्बन। कै गो हो गया? 5 गो हो गया। चलो, ये तो आपस में बॉन्ड बनाइए लेगा। ये हो गया बॉन्ड। आइए अब हम जानते हैं सर, कार्बन को तो बॉन्ड चाहिए 4 गो। अभी हम बॉन्ड देंगे तो गड़बड़ा जाएगा, अभी हमको कुछ नहीं करना है। कार्बन 5 गो कंप्लीट हो गया। अब किसका काम करें? हाइड्रोजन का।
अब हाइड्रोजन कै गो है? 10 गो है। लेकिन अब समझिएगा जरा, हर एक कार्बन, जैसे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर कै हो गया 2, कार्बन नंबर कै हो गया 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर कै हो गया 5। याद रखना पेंटोज के स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 1 पर एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। हमने बोला पेंटोज स्ट्रक्चर के कार्बन नंबर 1 पर एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। और एल्डिहाइड ग्रुप को आप जानते होंगे क्या चीज से डिनोट करते हैं? CHO। क्या चीज से? CHO। यही ना कहते हैं, आपको नहीं बताया गया है? एल्डिहाइड, इसको क्या कहेंगे? एल्डिहाइड। तो कार्बन नंबर 1 पर कौन ग्रुप पाया जाता है? एल्डिहाइड। पेंटोज के कार्बन नंबर 1 पर कौन ग्रुप पाए जाते हैं? एल्डिहाइड। मतलब कार्बन ही हो गया, अरे हो गया, तो यहां पर एक हाइड्रोजन को हम चिपका दें, क्या कोई दिक्कत? और क्या रहेगा? एगो ऑक्सीजन। क्या रहेगा? कार्बन नंबर 1 पर देखिए तो क्या एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो गए? क्या कोई दिक्कत? कार्बन नंबर 1 पर CHO। कार्बन भी देखो अपना स्ट्रक्चर पूरा कर लिया, ऑक्सीजन भी पूरा कर लिया। अरे सब सेट होता है जी, अपने आप सेट हो जाता है। कार्बन 4 को बॉन्ड बना लिया कि नहीं बना लिया? ऑक्सीजन भी देखो अपने आप काम कर लिया। चलो ये सब का तो कार्बन का संख्या याद अपना मन में रखना, ये सबको लिखना क्या जरूरी है, ये सब हाइड रहता है। क्लियर? अब चलिए, अब बचा क्या सर? अब कै हाइड्रोजन बच गया? 9 गो। कै गो बच गया? 9 गो ना। आइए अब 9 हाइड्रोजन को आप लिख दीजिए, खटखटा के लिख ले जाना। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, 9 हाइड्रोजन। देखो अपने आप सेट कर गया। अब कुछ बचा भी क्या? अच्छा, हम आप कहिएगा सर इजा एजा पर हम नहीं देवो जा, हम हाइड्रोजन एजा पर नहीं देंगे, हम हाइड्रोजन एजा देंगे। क्या दे सकते हो कभी तुम? हाँ, कार्बन 4 बॉन्ड ना लेगा, ये कार्बन 5 बॉन्ड बना लेगा, गलत नहीं हो जाएगा? यहाँ देखो कार्बन 4 बॉन्ड होना चाहिए, एजा 3 को हो गया। सब कुछ देखना है, सभी को पूरा करना है, सभी को खुश रखना है। आइए अब देखिए यहां पर हमने क्या कर दिया, अब ये स्ट्रक्चर हो गया सही। तो क्या यह पेंटोज का स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ गया? और ये नाइट्रोजन बेस तो आपको समझ में आए किया, ये तो नाइट्रोजन बेस सिंपल सा है। अब समझना जरा, मुख्य रूप से हम एक दिमाग भरी चीज बताते हैं आपको। स्ट्रक्चर की बात को हटा दो सर, हाइड्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन और कार्बन, यही 4 चीज को मिलने से आरएनए को नाइट्रोजन बेस, यही 5 चीजों के मिलने से न्यूक्लियोटाइड्स बनता है। मुख्य रूप से तो यही हुआ, न्यूक्लियोटाइड्स बनता है, और यही न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड बनता है, और यही न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए होता है। अब इंसान का निर्माण जो हुआ है यही सब तत्वों से हुआ है, और यह सब तत्व समुद्र में पाए जाते थे, और यही सब चीजों को आपस में जुड़ने से, मिलने से कोई फॉस्फेट ग्रुप बन गया, कोई कुछ बन गया, और जब एक में जुड़ गया तो धीरे धीरे इंसान की क्या हुई? उत्पत्ति हुई, डीएनए बना। जब जुड़ेगा तीनों तो बनेगा ना जी, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए बना। और वह डीएनए में हमने आपको स्टार्टिंग में बोला हमेशा परिवर्तन आते रहता है, म्यूटेशन हमेशा होते रहता है। आज भी म्यूटेशन हो रहा है। यह म्यूटेशन कब दिखेगा? तो 150 सालों, 1000 सालों के बाद अच्छा म्यूटेशन दिखता है। समझ रहा है? अभी म्यूटेशन नहीं दिखेगा, अभी हम जैसे लग रहे हैं वैसे हैं। समझ रहा है? म्यूटेशन का पता करीब करीब 1000 साल के बाद पता चलेगा। हम लोग भी परिवर्तन आएंगे क्योंकि डीएनए हमारा हमेशा चेंज करता है। तो उसी समय डीएनए का निर्माण हुआ, यही सब तत्व समुद्र में थे, कोई बाहर में वातावरण में था, कुछ जल में थे, यह सब आपस में जुड़ते गया, कोई फॉस्फेट बना लिया, कोई बना लिया, कोई बना लिया, और जब कस की अभिक्रिया हुआ तो बन गया डीएनए। या डीएनए से ऐसे ऐसे अभिक्रिया होते होते इवोल्यूशन करते गया, और ऐसे मानव आज हम लोग बन चुके हैं। और आगे जाकर क्या पता कि फिर डायनासोर बन जाएंगे, कौन जानता है। अभी भी हमारा परिवर्तन हो रहा है। क्या इतना जो हम आगे की बात बोल दिए, क्या समझ में आया? क्लियर? आइए तो अब तो हम भाई अब ये सभी चीजों को हम क्या करेंगे? जोड़ने वाले हैं, क्योंकि कहता क्या है? फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर, और क्या जी? और हमारा नाइट्रोजन बेस, ये तीनों जुड़ेगा तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसे जोड़ने का तरीका ना होगा जैसे तैसे तो नहीं है, जोड़ देंगे। अब आइए इसे हम जोड़ते हैं आपके सामने। अब जोड़ने से पहले अब अच्छे तरीके से आपको एक बात का समझना होगा, अच्छे समझ में, अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा जरा एक बात को। जरा सबसे पहले आप समझिए, ये जो आप पेंटोज स्ट्रक्चर देख रहे हैं, देखो जब भी पेंटोज स्ट्रक्चर से, ऐसे याद रखना, जब भी कार्बन 2 या 2 से अधिक हो, जब भी कार्बन 2 या 2 से अधिक हो, ध्यान दीजिएगा,
और उससे आप कोई और भी कुछ जोड़ना चाहते हैं, जब भी कार्बन 2 या 2 से अधिक हो और उससे कुछ और चीजों के आप जोड़ना चाहते हैं, कोई कंपाउंड को जोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस स्ट्रक्चर को साइक्लिन स्ट्रक्चर में बदलना पड़ेगा। सबसे पहले उस स्ट्रक्चर को क्या चीज में बदलना पड़ेगा? साइक्लिन स्ट्रक्चर में बदलना पड़ेगा। तो आइए हम इसको अब क्या चीज में बदलते हैं? साइक्लिन स्ट्रक्चर में बदलते हैं। जब इसको साइक्लिन स्ट्रक्चर में बदला जाता है तो इसके कार्बन नंबर 4 से, है ना, कार्बन नंबर 4 है, अरे एगो तो छूट ना गया इसमें जी, ऑक्सीजन में 5 गो छोड़ दिया ना, सभे के सभे। बताओ, सब के सब ऑक्सीजन छोड़ दिया, आराम से बताओ तो। ऑक्सीजन कै गो है? 5 गो। अब डाल दीजिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, हो गया। एगो यहाँ हो गया, 5 गो, 5 गो हो गया ना। अब एक कार्बन पर 2 गो हाइड्रोक्सी समूह नहीं आ सकता है, आएगा तो एक गो आएगा। बात समझ में आया? अब यह स्ट्रक्चर क्या हो गया? सही हो गया। चलो, अभी आप लोग भी ध्यान नहीं दिए, हम भी कहले जा रहे थे। चलिए, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 5 गो यहाँ हो गया। अब आइए इसको हम कौची में बदलेंगे? साइक्लिन स्ट्रक्चर। तो साइक्लिन स्ट्रक्चर में बोलेंगे तो कार्बन नंबर 4 से ऑक्सीजन रिड्यूस होकर कहां चल जाएगा? कार्बन नंबर 1 पर चला जाएगा। कार्बन नंबर किस पर चला जाएगा? 1 पर चल जाएगा। और यह स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बन के आएंगे। देखना, पेंटोज का स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं, पेंटोज का। तो पेंटोज का साइक्लिन स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा, 5 भुजा वाला स्ट्रक्चर होगा। ध्यान दीजिएगा जरा। क्या बात, ज्यादा कन तोतड़ हो गेलो? काहे से हो जाए यार? हम समझ रहे हैं ये क्या खोज रहा है। चलो रहने दो, नए से नए रहने दो। चलो ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अब आप सभी को पता है इसके हर एक मोड़ पर कार्बन छिपा होता है, पता है? तो आइए, कार्बन यहां पर छिपा हुआ है, हम कार्बन दिखा नहीं रहे हैं आपको, कार्बन सभी मोड़ पर छिपा हुआ है। और इस कार्बन पर 4 बॉन्ड बन गया, एगो ई एगो ई एगो ई एगो ई, 4 हो गया ना जी। ई भी 4 बॉन्ड हम दे दिए, ई भी 4 बॉन्ड दे दिए। और यहाँ पर कार्बन जो ऑक्सीजन जो आया है, ये वाला ऑक्सीजन को रिड्यूस करके लाए हैं हम, यहाँ पर ऑक्सीजन को अलगे कर देते हैं। क्या ऑक्सीजन आ गया? अब देखिएगा हर एक जगह कार्बन है, देखो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आएंगे। चलिएगा, अब यह हर एक जगह पर क्या छिपा है? कार्बन 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 कार्बन। क्या कोई दिक्कत? हर एक स्ट्रक्चर पर क्या छिपा हुआ है? कार्बन। कै कार्बन हो गया? 4 कार्बन, एक कार्बन और बच गया, बचा ना जी। अरे पेंटोज का अभी सूत्र बोले कितना होता है? C5H10O5। अरे यही वाला स्ट्रक्चर ना है, और इसी को हम साइक्लिन में बदल रहे हैं। तो कार्बन 5 गो, तो 1 2 3 4 कार्बन हो गया, एक कार्बन बच गया। कहां एडजस्ट करेंगे वो बात की बात है। अब हाइड्रोजन कै गो है? 10 गो। अब हाइड्रोजन को सभी जगह एडजस्ट आप सबसे पहले कीजिए। हाइड्रोजन सभी जगह हम हाइड्रोजन चिपका देते हैं। हाइड्रोजन, क्या कोई दिक्कत? हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और कहीं हाइड्रोजन होगा? एक हाइड्रोजन यहाँ, क्लियर? कोई दिक्कत? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कै गो है जी? ऑक्सीजन है 5 गो, 5 गो ना है। 5 गो में से एक ऑक्सीजन को तो यहाँ हम लोग भेज दिए हैं, तो 4 ऑक्सीजन ना बचा है। तो आइए, अब एक ऑक्सीजन को हमने यहाँ डाल दिया। हाइड्रोक्सी समूह एक गो, चाहे यहाँ पे तुम डालो चाहे यहाँ डालो, हाइड्रोक्सी समूह एक गो होना चाहिए, एक बॉन्ड पर एक कार्बन पर। तो एक कार्बन पर एक हाइड्रोक्सी समूह हो गया, कार्बन 4 बॉन्ड पूरा कर लिया। अरे 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो हो गया ना 4 बॉन्ड। यहाँ पर आइए, फिर हम डाल देते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन। क्या डाल दें? क्या यहाँ पर भी डाल दें ऑक्सीजन? क्लियर? अब तो कहीं होगा नहीं। कितना हो गया जी? 1 2 3, कै गो होना चाहिए ऑक्सीजन? ऑक्सीजन कै गो? 5 गो। और एगो ये हो गया 4 गो, और एक ऑक्सीजन बचा है। तो बताइए कार्बन कै गो बचा है? एगो। हाइड्रोजन कै गो बचा है? हाइड्रोजन बचा है 2 गो। हाइड्रोजन 2 गो ना बचा है? हाइड्रोजन 2 गो बचा है जी, 3 गो बचा है। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, 3 गो बचा है। हाइड्रोजन कै गो बचा है? 3 गो। तो यहाँ पर हो गया मतलब एक कार्बन, हाइड्रोजन कै गो? 3 गो, और क्या बचा है? एक ऑक्सीजन। यही ना बचा है, इतना ही चीज बचा है। अब देखो, यह कोई किसी भी प्रकार चीज को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसे हम अच्छे तरीके से हम लिख देते हैं CH2 और OH। एक हाइड्रोजन निकाल लिए, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं OH। क्या कोई दिक्कत? अरे इसको हम CH2OH लिख दिए तो कोई दिक्कत है? अब बताइए, क्या CH2AH को एजा पर लिख देंगे तो कोई दिक्कत है? अरे एहे वाला ना था जी,
CH2OH, CH2OH। अब देखो तो गिन लो क्या यह पेंटोज का स्ट्रक्चर पूरा नहीं कर रहा है। पेंटोज के स्ट्रक्चर में कार्बन कितना होना चाहिए? 5। एक कार्बन, ए गो हो गया, 2 गो, 3 गो, 4 गो, और कने गया गो, एगो ही वाला 5 गो हो गया। हाइड्रोजन कै गो? 10 गो। कै गो हो गया हाइड्रोजन? 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन कै गो होना चाहिए? 5 गो। ऑक्सीजन ए गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। क्लियर? मस्त है। अब बॉन्ड भी चेक करना है। बॉन्ड देखिएगा, कार्बन को हमेशा कै बॉन्ड चाहिए? 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड है, 4 सभी जगह तो बढ़िया से आसान स्ट्रक्चर है। ऑक्सीजन को कै बॉन्ड चाहिए? 2 बॉन्ड। 2 बॉन्ड हो गया। क्या यह पेंटोज स्ट्रक्चर समझ में आ गया? यह पेंटोज स्ट्रक्चर साइक्लिन स्ट्रक्चर है, अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। अब उसके बाद यह CH2AH को हम देखो किसी से जब जोड़ना है तो कंपाउंड को छोटा छोटा टुकड़ों में तोड़ देना है। हम इसको जोड़ने वाले हैं ना पेंटोज स्ट्रक्चर को, तो इसको छोटा टुकड़ा में कैसे तोड़ेंगे सर? तो इसे छोटा टुकड़ा में तोड़ने के लिए CH2OH, CH2OH में सबसे अधिक बॉन्ड बनाने वाला कौन है? कार्बन। तो कार्बन को हम ऐसे कर लिए, कोई दिक्कत? हाइड्रोजन कै गो है जी? 3 गो। तो एक हाइड्रोजन यहां कर लें, एक हाइड्रोजन यहां हो जाएगा। देखिएगा, एक हाइड्रोजन को हमने इधर कर लिया, एक हाइड्रोजन को हमने इधर कर लिया, और एक हाइड्रोजन को हमने इधर कर लिया। क्या कोई दिक्कत? कै हाइड्रोजन हो गया? 3 गो। और ऑक्सीजन कै गो है? ए गो। तो एक ऑक्सीजन को हमने यहां चिपका देते हैं। क्लियर? और एक बॉन्ड हम इधर रहने देंगे, ये तो यहां से जुड़िए जाएगा। अब इसके जगह पर इसको हटा के हम यहां नहीं चिपका सकते वाला। अरे यही चीज बना है जी, अरे यही चीजवा है यहां पर। हम इसी चीज को अब तोड़ कर लिख दिए हैं, यह चीजवा है। अब हमने इसको क्या कर दिया? इस प्रकार से यहां पर जोड़ दिया। क्लियर? इस प्रकार से हमने यहां पर जोड़ दिया ताकि अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। क्या कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया, हो गया, अपने आप सब चीज बैठ जाता है। यही CH2OH है और कुछ दूसरा चीज नहीं है। तो बताओ क्या यह स्ट्रक्चर कौची का है? बताइए स्ट्रक्चर किस चीज का है? पेंटोज का है कि चेंज हो गया स्ट्रक्चर? अरे यह स्ट्रक्चर कौची का है? पेंटोजे का ना है जी, कि चेंज हो गया इस सब करे से हमरा। पेंटोज का यह स्ट्रक्चर आप गिन सकते हैं। कार्बन 5 गो होगा, हाइड्रोजन 10 गो होगा, और ऑक्सीजन कै गो होगा? ऑक्सीजन आपका हमारा 5 गो होगा। आप गिन सकते हैं, यह पेंटोज स्ट्रक्चर ही है। अब याद रखना, अब इसी पेंटोज स्ट्रक्चर से हमको जोड़ना है फॉस्फेट ग्रुप, और इसी से क्या जोड़ना है? नाइट्रोजन बेस। तो आइए सबसे पहले इस पेंटोज स्ट्रक्चर से हम जोड़ेंगे नाइट्रोजन बेस। क्या जोड़ेंगे? नाइट्रोजन बेस। कोई भी नाइट्रोजन बेस को आप जोड़ सकते हैं। तो हम एक नाइट्रोजन बेस को क्या हटाकर जोड़ेंगे तो किन्हीं को कोई दिक्कत? और दूसरा पेज पर इस स्ट्रक्चर को ले चले जाएं। आइए हम दूसरा पेज पर इस स्ट्रक्चर को लेकर आ रहे हैं, इसी स्ट्रक्चर को लेकर चले आए। कोई दिक्कत? यहां तक ले चले आए। अब आइए, अब क्या करेंगे? एक नाइट्रोजन बेस को इस पेंटोज स्ट्रक्चर पर जोड़ने वाले हैं। तो एक हाइड्रोक्सी समूह को हटा देंगे, और एक हाइड्रोक्सी समूह के हटाकर एक नाइट्रोजन बेस को क्या कर देंगे? डाल देंगे। क्या थाइमिन डाल दिए? अरे डाले। एक नाइट्रोजन बेस को हटाकर, एक हम हाइड्रोक्सी समूह को हटाकर उसके जगह पर हमने क्या डाल दिया? नाइट्रोजन बेस। अब याद रखना एक चीज, जब एक पेंटोज स्ट्रक्चर के हाइड्रोक्सी समूह को हटाकर नाइट्रोजन बेस को डाल दिया जाता है, तो उस कार्बन से नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। याद रखना, ये बॉन्ड इंपॉर्टेंट है। कौन बॉन्ड कहेंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेगा। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है? तो आप साफ शब्द में कहिएगा, पेंटोज के स्ट्रक्चर के कार्बन से हाइड्रोक्सी समूह को हटाकर नाइट्रोजन बेस को जब जोड़ देते हैं, तो उस कार्बन और नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बॉन्ड बढ़ता है, अरे कार्बन है ना जी, इस कार्बन और नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बॉन्ड जो बन रहा है, वही बॉन्ड क्या कहलाता है? ग्लाइकोसिडिक। जबकि यह पूरा संरचना क्या अब पेंटोज कहलाएगा? नहीं, अब यह पूरा संरचना पेंटोज नहीं, अब यह पूरा संरचना कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। और हर एक न्यूक्लियोसाइड का नाम अलग अलग होता है। इसमें अगर जोड़ दिया तो उसका नाम अलग, इसमें अगर नाम अलग चेंज कर दिया तो अलग। बस इतना खाली जान जाइए, जब पेंटोज से हमने नाइट्रोजन बेस जोड़ा तो यह स्ट्रक्चर क्या कहलाया? न्यूक्लियोसाइड। अब इससे एक चीज और जोड़ना है हमें। क्या जोड़ना है? फॉस्फेट ग्रुप। अरे एक चीज ना जोड़ना है, फॉस्फेट ग्रुप को हमने जोड़ दिया।
तो ये क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स। तो आइए अब हम फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ते हैं। तो फॉस्फेट ग्रुप अभी हम आपको स्ट्रक्चर बना के बताए थे, अरे बना के बताए थे स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर था याद करो तो जरा। हम बताए थे फॉस्फोरस था, इधर आपका OH था और इधर आपका क्या था, H था, इधर आपका क्या था, H था, और इधर भी O था, इधर भी O था, और इधर डबल बॉन्ड O था, यही ना था जी। अब इसको, यही ना फॉस्फेट ग्रुप है। ये हमारा पेंटोज है पीला वाला, और हरा वाला ये कौची आपको दिख रहा है, हरा वाला आपको क्या दिख रहा है, CH2OH है ना, वही। अब इसको हम क्या कर देते हैं, इससे अब हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कोई दिक्कत? जब आप इससे जब जोड़िएगा तो यहां पर देखिएगा, जैसे ये दोनों जुटेगा तो यहां पर एक प्रोसेस होगा, यहां पर एक प्रक्रिया होगा, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है स्टीलाइजेशन। कौन सी प्रक्रिया होगी, स्टीलाइजेशन होगा। और स्टीलाइजेशन का मतलब होता है स्टीकरण। स्टीलाइजेशन का मतलब क्या होता है बाबू, स्टीकरण। ये क्या हो रहा है, स्टीकरण। स्टीकरण क्या है, स्टीकरण क्या है, तो जब दो हाइड्रोक्सी समूह आपस में जुड़ते हैं, जब दो हाइड्रोक्सी समूह आपस में जुड़ते हैं, क्या दो हाइड्रोक्सी समूह है कि नहीं, एगो है फॉस्फेट ग्रुप का हाइड्रोक्सी समूह, और एगो किसका है, एगो न्यूक्लियोसाइड्स का है, अरे है कि नहीं। ये पेंटोज का कहोगे, पेंटोज नहीं, न्यूक्लियोसाइड का एक हाइड्रोक्सी समूह है, और दूसरा क्या है, फॉस्फेट का है। जब ये दोनों आपस में जुड़ा तो यहां पर स्टीकरण हुआ। तो यहां पर देखिएगा, हाइड्रोजन का दो मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन का कितना मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन का दो मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल्स निकल गया। अर्थात कह सकते हैं क्या निकल गया, जल निकल गया। अर्थात क्या कह सकते हैं, निकल गया, जल निकल गया। जब आप दिमाग लगाइए, जब जल निकल जाएगा हो बाबुआ, जब जल निकल जाएगा तो आप अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके बताइए थोड़ा सा। जब यहां पर से जल निकल जाएगा तो इस अवस्था में यहां पर केवल क्या बचेगा, ऑक्सीजन। अरे यहां से जल निकल गया ना, तो यहां पर क्या हम हटा के नहीं लिख सकते हैं एजा परी कि सर अब एजा पर जल निकल गया तो एगो ऑक्सीजन ना बचा जी। अरे दो ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन निकल गया, हाइड्रोजन दोनों निकालिए गया, तो एजा पर केवल कई ऑक्सीजन बच गया, केवल और केवल कितना ऑक्सीजन बच गया, एक ऑक्सीजन बचा। क्लियर। और इस सर जब हम इस न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ा, स्टीकरण होकर जल बाहर निकाल गया, तो स्टीलाइजेशन के बाद ऑक्सीजन जो बॉन्ड बनाया, सर इस बॉन्ड को क्या कहेंगे हमें जरा ये बताइए। तो इस बॉन्ड को कहा जाता है, फॉस्फोट के साथ ना बना है, तो इस बॉन्ड को कहा जाता है फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। कौन बॉन्ड कहेंगे, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड कहेंगे, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड कहेंगे। जब न्यूक्लियोसाइड के, देखो बोलने का तरीका समझो, जब न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर से फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ा गया तो स्टीलाइजेशन के फलस्वरूप जल क्या हो गए, बाहर हो गए, और एक ऑक्सीजन वहां पर बच गया, और वो ऑक्सीजन जो बॉन्ड बनाया है वह कौन बॉन्ड कहलाया है, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। क्योंकि यह फॉस्फेट ग्रुप से जुड़कर बना, इसलिए क्या कौन सा बॉन्ड कहलाया, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। कौन बॉन्ड कहलाया, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड कहलाया। क्या बात समझ में आया, ये कौन बॉन्ड कहलाया बाबू, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड कहलाया। अब बताइए जरा, इस स्ट्रक्चर में पीला वाला पेंटोज दिख रहा होगा, क्या ये नाइट्रोजन बेस दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है, फॉस्फेट ग्रुप दिख रहा है। पंखा जल्दी फटाक से बंद करो इसका, पंखा जल्दी बंद करना, चलिएगा बंद कर दो, चलो ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यह पीला वाला स्ट्रक्चर क्या आपको दिख रहा है, ध्यान दीजिए, पीला वाला स्ट्रक्चर आपको क्या दिख रहे हैं, पीला वाला पेंटोज, इससे क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन बेस, और इससे क्या जुड़ गया, फॉस्फेट ग्रुप। अब जब यही तीनों चीज का जोड़ने का तो इंतजार था, और जब यह तीनों चीज जुड़ गया तो अभी क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, न्यूक्लियोटाइड्स कहलाएगा। अरे कहलाएगा कि नहीं। अब ऐसा ऐसा ढेर सारा न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेगा, ऐसा ऐसा ढेर सारा न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेगा।
तब क्या बनेगा? बहुलक। और वही बहुलक क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड। वही बहुलक क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड। क्या बात समझ में आया? तो क्या हम अब आपके सामने ऐसा ढेर स्ट्रक्चर के जोड़ देंगे तो कोई दिक्कत? तो आइए ढेर स्ट्रक्चर को ऐसा जोड़ते हैं। और जोड़ने से पहले हम एक चीज को खाली आपके सामने करेंगे। अच्छा, यहां पर से हाइड्रोक्सी समूह को हम नीचे कर देते हैं तो कोई दिक्कत होगा? हाइड्रोक्सी समूह को हम नीचे कर देंगे जोड़ने के लिए, और इसको हम ऊपर कर देते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से जोड़ने में हमें आसानी हो। यहाँ पर हम कर देते हैं ऊपर इसको, और इसको कर देते हैं नीचे। क्लियर? अब आइए अब इसको जोड़ने का हम प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, चलिए अब इसको हम जोड़ेंगे। यही ना न्यूक्लियोटाइड्स है। अब इस न्यूक्लियोटाइड्स को हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड्स, अरे हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड्स हो गया कि नहीं हो गया? एक न्यूक्लियोटाइड्स हो गया। हम छोटा छोटा संरचना लेते हैं। हमको एक न्यूक्लियोटाइड्स हो गया। ऐसा ऐसा बहुत सारा होगा, बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा, ऐसा ऐसा ढेर सारा होगा ना जी, ऐसा ऐसा ढेर सारा होगा, ढेर सारा होगा होगा। अब यह बहुत सारा मिलकर, देखिएगा अब समझना होगा क्या, देखना, इसको हटा देते हैं, इसका तो कोई काम है नहीं। देखना, अब यह सब मिलकर क्या करेगा? तो यह सब मिलकर आपको इसका हाइड्रोक्सी समूह फिर इसके हाइड्रोक्सी समूह से जुड़ेगा, जुड़ेगा, और फिर हाइड्रोक्सी समूह इसका इसका जुड़ेगा, तब फिर स्टिकरण होगा, फिर जल बाहर होगा, फिर ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, अरे बनाएगा, फिर वही वाला दूसरा से तीसरा का होगा, फिर इसके हाइड्रोक्सी समूह से इसके हाइड्रोक्सी समूह जुड़ेगा, फिर यहाँ पर स्टिकरण होगा, फिर ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, और उसी प्रकार से संरचना ढेर सारा जुड़कर क्या बना देगा? बहुलक बना देगा। अरे बनाएगा कि नहीं? जैसे कि हम एगो आपको करके यहाँ पर देखो दिखा ही देते हैं, आपको संतुष्टि के लिए यहाँ पर हम दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए स्टिकरण हो जाएगा, तो जब स्टिकरण हो जाएगा तो यहाँ पर देखो ई बॉन्ड वाइज से लंबा कर दें, यहाँ पर स्टिकरण के बाद ऐसे हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं? यही होगा कि नहीं? यहाँ भी ऐसी हो जाएगा, यहाँ भी ऐसी, और ऐसी ऐसी ढेर सारा बन गया तो ढेर सारा न्यूक्लियोटाइड्स हो गया कि नहीं? एक न्यूक्लियोटाइड्स, दो न्यूक्लियोटाइड्स, तीन न्यूक्लियोटाइड्स, और ऐसा ऐसा ढेर न्यूक्लियोटाइड्स बन गया तो क्या हो गया? न्यूक्लिक एसिड हो गया। ये ना बहुलक हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया। और जब बहुत सारा जुड़ता है तो यही बहुत सारा जुड़कर डीएनए का निर्माण करता है। जैसे कि आप जानते होंगे, ऐसे करके आपके डीएनए की स्ट्रक्चर होती है। अरे होती है कि नहीं? ये ना होता है। अब ऐसी ऐसी ढेर सारा जुड़ता है, न्यूक्लियोटाइड्स ना है जी, ये आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ऐसे ऐसे ढेर सारा न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेंगे, ऐसे ऐसे ढेर सारा न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेंगे, ढेर सारा ढेर सारा ढेर सारा, ऐसी करके जुड़ेगा, ऐसे ऐसे करके ढेर सारा जुड़ जुड़कर आप खुद देख सकते हो। ये देखिए सब एक दूसरे से जुड़ल रहेगा, और जुड़ जुड़कर ये क्या बन रहा है? डीएनए। ये स्ट्रक्चर फिर ऐसे करके बन जाता है, क्या कहलाता है? डीएनए का स्ट्रक्चर बन जाता है। ऐसी ऐसी करके ढेर सारा आपका बन जाएगा। ऐसी करके ये कौची दिख रहा है? ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स हैं। भले आपको छोटा हो गया है, यही न्यूक्लियोटाइड्स इतना छोटा होता है कि आपको दिख ही नहीं रहा है, कम से कम यहाँ तो दिख रहा है आपको। यह सभी न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ये जुड़ जुड़कर या सभी न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ जुड़कर क्या डीएनए बन रहा है। ऐसी करके ढेर सारा जुड़ेगा तो यह एक श्रृंखला चैन बन जाएगा, और यही चैन क्या कहलाता है? डीएनए। क्या कहलाता है? क्या बात समझ में आया? क्लियर? तो यह आपका न्यूक्लिक एसिड था। कैसे बना आपने समझ लिया। अब बताइए, दो गो बॉन्ड जुड़ रहा है तो ठीक है, अब एकरा से टूट जाएगा तो आरएनए बन जाएगा। कैसे होगा उसकी बातें हम करेंगे। तो क्या यह बातें आपको अच्छे से समझ में आई? किसी प्रकार से दिक्कत? आपको अगर दिक्कत आई है तो यह लेक्चर तो पुनः आपको 8 बजे मिल जाएगा, यूट्यूब पर मिल जाएगा। इसको पुनः देख लेना, मेरा बात मानना और पुनः देख लेना, और एकदम पूरा 100% क्लियरिटी आ जाएगा। समझ रहा है? दोहरा के देख लो, काहे कि यही मेन है, सबसे हार्ड चीज है। उसके बाद इस चैप्टर में वो और फिंगरप्रिंट है, उसके बाद और कुछ है नहीं इसमें। बात समझ में आया? यह स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, समझ में बात आ गया। डीएनए कैसे बन गया, क्लियर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। समझ में आया? चलिए, बहुत गर्मी है, अब आपके क्लास को हम रोकते हैं, कल समय से आइएगा।